दुनिया की उमंगों का महवर है कौम हमारी। आईटी, सनत, ज़राअत। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बसने वाले 24-25 करोड़ आवाम की और उनके ऊपर हुक्मरानी करने वाले पॉलिटिकल जमातों की और फिर उनके रवैयों की, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है उसके हवाले से अब उसको बेहतर कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है और इस बिखरी हुई कौम को यकजा कैसे करना है, इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं, जनाब नासिर शिराजी साहब। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शमसी साहब। शिराजी साहब, एक तो प्रोग्राम में खुश आमदीद, दूसरा मुझे बताइए कि मैं इंटरनेशनल खबरों के ऊपर बाद में जाता हूँ। अली अमीन गंडापुर जो कि कल तक भड़क लगा रहे थे कि जी मैं तो नाजायज़ हल्फ उठाने वालों की हल्फ बर्दारी में नहीं जाऊँगा, जो मैंडेट चोर हैं उस वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए नहीं जाऊँगा, और आज उनका रवैया बदला हुआ था, आज उनके चेहरे की रौनकें बदली हुई थी। आज वो शहबाज शरीफ साहब के पास चल के आए और मीटिंग की, और उसके बाद प्रेस जो के साथ बात की और उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया, बड़े अच्छे माहौल में बात की है और उन्होंने कमेटियाँ बना दी हैं, अब हमारा सूबे का हक भी यानी शहबाज शरीफ अब हक देगा और वो लेने के लिए आ गए, जो कल तक साडा हक है थे रख, और आज वो जनाब चले गए चल के, जो कल मरियम के मेकअप की बातें कर रहे थे उसके दीगर आज उसी के चचा के पास आगे बैठे हुए थे। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, गंडापुर साहब जो हैं उनकी जो शख्सियत है वो एक रोज पहले तो लग रहा था कि पंजाबी फिल्म मौला जट से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। अच्छा। और गंडासा निकाल के लहरा रहे थे और उन्होंने कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी भी की, जिसका संजीदा हल्कों ने नोटिस लिया और उसके बाद उनको वार्निंग दे दी गई। वार्निंग इन द सेंस क्या, उनके खिलाफ एक दरखास्त आ गई है जिसमें उनको नाअहल करार देने की सिफारिश की गई थी और बताया गया था कि फलां मामले में इनकी जो प्रैक्टिस है वो कोई अनफेयर रही है, और इम्कान यही था क्योंकि शवाहिद उनके खिलाफ काफी मौजूद है, इम्कान यही था कि वो बहुत जल्द प्रोसीडिंग्स और उसके बाद जो नतीजा आएगा, फैसला आएगा, उसके तहत वो नाअहल करार दे दिए जाएंगे। ठीक है। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएं और अपनी जुबान पे कंट्रोल करें और मौला जट वाली सियासत छोड़ें। जिन्होंने इंतखाबात कराए हैं, जिन्होंने ये सेटअप बनाया है, उन्होंने इसको चलाना है, और उसकी सबसे बड़ी जो मजबूरी है सेटअप को चलाने की वो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल है। हमारे सर पे कर्जों का बोझ है, इक्तिसादियात उसी वक्त बेहतर होंगी जब सियासियात बेहतर होंगी। सही। तो सियासत में अब हिजान खेजी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और जो आदमी हिजान बर्पा करने की कोशिशें करेगा उसको पहले समझाया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा तो फिर समझाने के जो मुरवजा तरीके और हैं वो बरते जाएंगे। तो मेरा ख्याल अभी वो तरीका बरतने की जरूरत पेश नहीं आई। गंडापुर साहब जो है उनको समझ में आ गई है, उन्होंने अपना रवैया बदल लिया है और अब वो वजीर आजम के पास ही पहुंच गए हैं। उनकी टोन जो है वो नर्म है, तो संजीदगी है, उसमें मतानत है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो उन्होंने अपना ये पॉजिटिव जेस्चर रवैया जारी रखा तो वो सरवाइव कर जाएंगे। वो जिस दरखास्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है उसको फिर कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा, बसूरत दीगर उनको कोई और रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है। जो नाहली का होता है नाहली के नतीजे में अच्छा होता है। सर यहाँ आपने ये तो बता दिया कि ये फिर हमारी जो रियासत पाकिस्तान है उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे अगर ये अपनी डगर नहीं छोड़ते, वो वाली ये वाली रविश नहीं अपनाते जो आज अपनाई है। ठीक है जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है उनको एक चांस ये दिया बता गया दिया। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है जो कि हार्ड लाइनर्स हैं, जो कि अली अमीन गंडापुर की पसंदीदगी की वजह ही इनकी हार्ड लाइन थी, इनका सोशल मीडिया पे जो स्टेटस है वो इनके हार्ड लाइनर होने की वजह से है, और इनका जो यूथ है जो इनसे इंस्पिरेशन लेती है
جو انسپائرڈ ہے بری طرح سے, جو ان کے اوپر بڑا مان کرتی ہے, اب وہ صبح سے یا رات سے اب ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ وہ کیا ایکٹیویٹی دکھائیں گے ان کے خلاف؟ دیکھیے وہ تمام جو ایلیمنٹ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سب کو بھی میسج جائے گا, اور جو اس میسج کو نہیں سمجھے گا اس کو بھی دوسرے طریقے سے سمجھا دیا جائے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت بالکل اس دست کو سیٹل ہونا چاہیے, اور اس دست کو سیٹل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی ذمہ دار اداروں کی طرف سے, اور جو اس مین سٹریم میں نہیں آئے گا, سنجیدگی کی یہ روش اختیار نہیں کرے گا, اس کے لیے اور طور طریقے تو موجود ہی ہیں, وہ بہرحال برتے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن پاکستان کے پاس, ریاست پاکستان کے پاس بچا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا بالکل ٹھیک ہے. اب میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے یہ پاپولر ہوئے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آج کی ملاقات ان کو لے ڈوبے گی. اگر انہی حالات میں ان کو نااہل کیا جاتا تو شاید ان کے بینیفٹ میں رہتا, یہ پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے, وہاں بھی کوئی ان کا سلسلہ بن جاتا, چلتا رہتا. اور اب تو ان کے پیچھے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اب تو شاید ان کے خلاف وہ, کیونکہ ان کو اندر جیل سے میسج آیا تھا نا, مروت صاحب نے, علی امین گنڈا پور صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے میسج ہے کہ حکومتی جو بینچز ہیں ان کے ساتھ نہ تو ان کو مبارکبادیں دی جائیں, نہ جفیاں پپیاں ڈالی جائیں, نہ ان کے ساتھ ہینڈ شیک کیے جائیں, ان کے ساتھ ہارڈ لائنر کے طور پہ بات کی جائے, ان کے اوپر لان تان کی جائے. تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ پھر ان کا کیا بنے گا؟ پھر یہ تو ویسے ہی ہو گئے جیسے شہباز شریف صاحب ہیں. دیکھیے جن لوگوں نے جیل سے ان کو پیغامات بھیجے تھے اور یہ خاص رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا, وہ خود اپنے رویے میں اب تبدیلی کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور اس حوالے سے کافی بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے. اچھا ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ڈیالہ سے مچھ جیل بھی جا سکتے ہیں اور مچھ سے کہیں اور آگے بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ میسج ادھر بھی گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب جیسے ہی نئے وزیر داخلہ کام شروع کریں گے تو کچھ اور میسج چلے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ جیل میں ہیں ان پر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. بتایا تو یہی گیا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. یہ ایک میسج دیا گیا ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ جب 3 ہفتے گزر جائیں گے رمضان کے, تو اس کے بعد یہ ملاقاتیں بحال تو ہو جائیں گی, کیونکہ ایک آدمی کو اگر کوئی سبق سکھانا ہے تو اس کے لیے جیل میں پورے ملکوں کی جیلوں میں جو کئی ہزار افراد قید ہیں مختلف جرائم کے تحت. اچھا سر یہاں رکیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر گئے چلتے چلتے. یہ جو ملاقاتیں کے اوپر پابندی لگی ہے, اگر یہ پابندی نہ عائد کی ہوتی تو پرسوں یعنی آج سے 2 دن پہلے ملاقات تھی چیف منسٹر کی کے پی کے علی امین گنڈا پور کی عمران خان کے ساتھ, جو کہ نہیں کروانے دی گئی. ٹھیک ہے, اگر وہ ملاقات ہو چکی ہوتی تو شاید آج شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہوتی. جی ایگزیکٹلی, بالکل آپ معاملے کی تہ تک پہنچ گئے ہیں, اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ صورتحال مزید خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا, لہذا ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے. اور یہ کمیونیکیشن اگر کچھ حد تک کے لیے اسی طرح بند رہے گی تو کیسی صورتحال میں بہتری آئے گی. اگر یہ ملاقاتیں اسی طرح جاری رہتی اور ڈے ٹو ڈے بیس پہ یا ویک ٹو ویک بیس پہ نئے نئے احکامات آتے اور اس کی تعمیل میں تمام سیاسی کارکن یا بی کلاس یا سی کلاس لیڈرشپ جو ہے وہ پھر بڑھ چڑھ کے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے, اس کے بعد اس کا رویہ جو ہے خاصا نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ہونا تھا, فورسنگ کیا گیا اور ملاقاتوں پہ پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ تھوڑا سا گیپ آئے, اور جو دوسری طرف کوششیں ہو رہی ہیں حکومتی سطح پہ یا دیگر اداروں کی سطح پہ حالات کو بہتر بنانے کے, ان کے کوئی بہتر رزلٹ سامنے آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا, تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں اس وقت گوہر خان صاحب, جو کہ وکیل ہیں پیشے سے, انہوں نے بھی آج جو پریس کانفرنس کی ہے اڈیالہ میں جو کیس لگا ہوا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کہا جی آج جو میری ملاقات, اچھا ان کی باڈی لینگویج بھی جو بڑی بجھی تھی آج نا گوہر خان صاحب کی, انہوں نے کہا کہ آج میری ملاقات جب ہوئی ہے خان صاحب سے تو انہوں نے کہا جی اپنا آپ بات چیت کریں, قومی دھارے میں آئیں, اور آگے مزید برف پگھلنے کا امکان ہے. یہ بھی ذرا دیکھیے.
देखिए जी, इस वक्त जो पार्टी अपने आप को समझ रही है कि वो वज़ीर अताब है, उसकी लीडरशिप के लिए दो बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल हैं। एक जनाब नवाज शरीफ साहब की मिसाल है और दूसरी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की है। एक जमाना दोनों पे गुजरा कि दोनों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। सही। दोनों ने अपनी अपनी जगह बढ़ते तो मारी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो टोन है वो नरम भी कर ली थी और जुबान में शाइस्तगी आ गई थी, और फिर इंदिया दिया गया कि हम मुख्तलिफ कानूनी महाजों पे अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि वही रास्ता है। जब हवा बहुत ज्यादा मुखालिफ हो, तूफान हो, झक्कड़ हो, तो सामने अगर तन के खड़े रहने का जो मामला है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ देर के लिए जमीन पर बैठ जाने में हर्ज कोई नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तूफान गुजर जाए तो उसके बाद आप उठ खड़े हो, अपनी तवानाइयों को जाया न करें और अपनी तवानाइयों को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। सियासत में हमने जो अमली सियासत देखी है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, उनके सरबराहों की, हमने उनको इसका बेनिफिट उठाते देखा है। और फिर मैं बात करूंगा, क्लासिक एग्जाम्पल नवाज शरीफ साहब हैं कि 3 मरतबा इक़्तिदार में आए, तीनों मरतबा निकाला गया, मुल्क से बाहर भी चले गए, सख्तियां भी बर्दाश्त की और उसके बाद फिर इक़्तिदार में वापस आए हैं। तो आज वो इक़्तिदार ही है, उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आला पंजाब है और उनके खानदान के सब लोग, अब उनके बेटे भी आ गए हैं। सर आज तो इस बात की भी तस्दीक हो रही है कि बाजवा अपना बानी पीटीआई को उस वक्त हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे जेल के अंदर बैठे हुए। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए वो तैयार नहीं थे। अगर वो उस वक्त शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हो जाते तो उनको वो दिन भी ना देखना पड़ते, मजीद सख्तियां बर्दाश्त ना करना पड़ती। देखिए अब तो 2018 की बात कर रहा हूँ। जी, मैं थोड़ा सा उससे पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। देखिए जब 99 में जरा मुशर्रफ आए थे तो ये पेशकश उन्होंने भी की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब 2 कदम पीछे हो जाएं और शहबाज शरीफ को आगे आने का मौका दें। नवाज शरीफ साहब नहीं माने। उनका ख्याल था कि आज मैं भाई को इख्तियार दूंगा, कल को भतीजे, उसके बाद पार्टी के बाद से वजीर आजम पाकिस्तान के कई उम्मीदवार सामने आ जाएंगे और वो खुद जो है गहना जाएंगे। तो मैं समझता हूँ उनका फैसला गलत था। जो फैसला उन्होंने आज किया, ये फैसला 1999 में कर लेते, ना उनको सफर करना पड़ता, ना उनकी पार्टी सफर करती, ना मुल्क की इकोनॉमी सफर करती। ठीक है, अच्छा अब आ जाए नए जो अपना वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, जो कि अपनी बहुत बड़ी बड़ी मराहत छोड़ के आए हैं। उनका जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, वो तो अब पता लगेगा कि वो किस तरह से लेके चलते हैं IMF के साथ और अवाम को महंगाई से कैसे बचाते हैं और माहिर मईशत के तौर पे वो किस तरह अपने सर्व करते हैं पाकिस्तान को। लेकिन आपको क्या उम्मीदें हैं इनसे, क्योंकि IMF का वफद भी आ रहा है और अब 18 तक ये मीटिंग्स भी चलेगी। यकीनन हमारी जो है वो अप्रूव हो जाएगा 4-5 अरब डॉलर का जो कर्जा है, उसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे, आगे बढ़ेंगे मजीद। तो आप कुछ माशी तौर पे पाकिस्तान को कामयाब होता देखते हैं, 1-1.5 साल में अपने पाँव पे खड़ा देखते हैं? देखिए जी, मेरा तो जो तजर्बा है, जो मैंने इस टाइप के सेटअप देखे हैं, उसके नतीजे के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की बर्बादी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। अच्छा। IMF जब भी हम जैसे गरीब मुल्कों से या करप्ट लीडरशिप से आता है नेगोशिएट करने के लिए, तो उससे पहले वो अपना नुमाइंदा भेज देता है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, ऐसा एक क्रंच टाइम था तो पहले यहाँ पे मोइन कुरैशी साहब को केयरटेकर सेटअप में भेजा गया। उन्होंने आते ही इंतखाबात कराने से पहले ही 30% हमारी करेंसी डिवेल्यू कर दी, हमारे कर्जे कहीं से कहीं चले गए। सही कसर उसके बाद जब शौकत अजीज साहब मिनिस्टर फाइनेंस आए, वो भी आलमी मालियाती इदारों के नॉमिनी थे और उन्होंने भी यहाँ पे जो थी क्रेडिट कार्ड खुशहाली तो बर्पा कर दी, लेकिन मुल्क की तबाही और बर्बादी में उनका अहम किरदार है। आलमी मालियाती इदारों का ये तीसरा नुमाइंदा जो अब आ रहा है वजीर खजाना के तौर पे, मुझे उनसे भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता मैं नहीं कर सकता। ठीक। मेरा ख्याल है ये तबाही का एक नया दौर होगा। कर्जे तो आ जाएंगे, कर्जों पे खुश होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुई है वो ये है कि हम आलमी मालियाती इदारों से हर वो $1 जो वसूल करते हैं उसकी जगह हमें सिर्फ $24 अदा करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा
गढ़ा है। बहुत बहुत जिसमें शुक्रिया फैसले जनाब की तैयारी नासिर है। शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आज का दिन जो गुजरा और आगे वाले आने वाले मुस्तकबिल की आबियारी जो हो रही है उसके ऊपर गुफ्तगू की है। यकीनन मैं समझता हूँ कि जिन भी मामलात पे उन्होंने बड़ी नाप तोल के गुफ्तगू की है, पाकिस्तान के अंदर तमाम मामलात में बड़ी सेंसिटिविटी है और फूंक फूंक के अब कदम उठाना है। और हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे जो अहम मामला है वो ये है कि हमने कौम को तो यकजा करना ही है। और यकीनन कौम तो शायद अब इतना उसमें पंजाबी कहते हैं साथ साथ बाकी नहीं है कि वो इतने एहतजाज कर सके। उनके घर में रोटी रोज़ी का मसला है, बिल बढ़ चुके हैं बिजली और गैस के, बच्चों के स्कूल में देने के लिए फीसें नहीं हैं, दीगर मामलात उनके घरों में मसाइल हैं, किचन में लेने के देने पड़े हुए हैं। इन तमाम तर मामलात को देखते हुए अब सिर्फ कौम को यकजा तो करना, लेकिन अब सियासतदानों को भी एक एजेंडे पे यकजा होना होगा कि पाकिस्तान को माशी तौर पे और सियासी तौर पे मजबूत बनाएं और पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ें। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आज के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।